हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 9 की जियोग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था लोकेशन ऑफ इंडिया और सेकंड वीडियो था साइज ऑफ इंडिया। उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को ना देखा वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम पढ़ेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। मींस जो इंडिया की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो किस टाइप की है, इन सब चीजों के बारे में हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट किए, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडियन लैंडमास जो है इसकी एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो अपनी कंट्री इंडिया है ये एशिया के एकदम सेंट्रली लोकेटेड, ये एकदम उसके बीच में लोकेटेड है। एक तरफ होगा ईस्ट एशिया, एक तरफ होगा वेस्ट एशिया और उन दोनों के बीच में अपनी कंट्री इंडिया पड़ती है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जब आप वर्ल्ड मैप में एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो वहां पे हम ये पाएंगे कि जो इंडिया है वो इस एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। इसका ये साउथवर्ड एक्सटेंशन अपनी कंट्री इंडिया पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। अब ये जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है, अभी हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम इन चीजों को आपको मैप के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। सो हैव पेशेंस और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। सो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है ये क्या करता है कि जो वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है और जो ईस्ट एशिया है इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। सो व्हाट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया? इट इज द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। और ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट क्या करता है, ये कंट्रीज ऑफ यूरोप जो वेस्ट में पड़ती हैं और जो ईस्ट एशिया कंट्रीज है उनको ये आपस में कनेक्ट करता है और ये चीज इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। जब अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है ये भी मैं आपको मैप में एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो वहां पे आप ये पाएंगे कि जो डेक्कन पेनिनसुला है ये इंडियन ओशियन की तरफ निकला हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इस डेक्कन पेनिनसुला ने इंडिया को मदद किया क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में वेस्ट एशिया के साथ। अगर ये दक्कन पेनिनसुला ना होता तो इंडिया शायद वेस्ट एशिया के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश ना कर पाता। इसके साथ साथ जो दक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन की तरफ निकला हुआ है, इसकी वजह से इंडिया अफ्रीका, यूरोप, इसकी वजह से इंडिया अफ्रीका और यूरोप के साथ भी कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश किया है वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ इसका कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू। तो ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन की तरफ निकला हुआ है। इसकी वजह से इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश किया है, जैसे वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अगर ये डेक्कन पेनिनसुला
इंडियन ओशन की तरफ निकला ना होता तो शायद इंडिया वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ में क्लोज कांटेक्ट को इस्टेब्लिश ना कर पाता। No other country has a long coastline. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो हमारी कंट्री इंडिया की है, और इंडिया की इस महत्वपूर्ण पोजीशन की वजह से इंडियन ओशन में इस ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है। मतलब जब जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज हैं या हमारे वर्ल्ड की वो कंट्रीज जो इंडियन ओशन के किनारे पड़ती हैं, किसी भी कंट्रीज की उतनी बड़ी कोस्टलाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है इंडियन ओशन में, और इंडिया की इसी पोजीशन की वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। अब यहां पे एक टॉपिक है डू यू नो करके। हाय गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिस एप्लीकेशन पर आप अपने आईआईटी जेईई तक के डाउट्स चुटकियों में पूछ सकते हो। आपको इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टॉल करोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करो, कंटिन्यू कर दो। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी एंटर करने के बाद आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाते हो। अब जैसे ही आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन होता है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने डाउट की फोटो ले लो या आप अपने डाउट को यहां पर टाइप करके भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये कौन से टॉपिक का है, तो ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में से कौन से टॉपिक का है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है। गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर। जैसे ही आप गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करते हो, कनेक्ट कर देता है आपको किसी टीचर के साथ, किसी ट्यूटर के साथ, और आप इस टीचर के साथ 30 मिनट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद आपको क्रेडिट चाहिए जो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली 66 सेकेंड 65 सेकेंड बाद एक कॉल जाएगी। इस कॉल से क्या होता है कि इस कॉल से आप अपने डाउट को किसी ट्यूटर से पूछ सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक और आपके पास ऑप्शन यहां पर मिल जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एप्लीकेशन कैसा लगा, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं। इस डू यू नो में हम देखते हैं कि क्या है, क्या कहानी है। सो डू यू नो का टॉपिक हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। 1869 में एक नहर खोदी जाती है, एक नहर खोली जाती है जो क्या करता है कि जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। अब 1869 में जब इस नहर को खोला गया तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? इंडिया की जो डिस्टेंस थी यूरोप से, ये करीब 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब सोचिए कि इस स्वेज कैनल को खोलने के पहले इंडिया से जो यूरोप की डिस्टेंस जब कोई लोग कवर करते थे तो उनको 7000 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी, लेकिन इस कैनल के ओपन होने के बाद इंडिया की जो डिस्टेंस है स्वेज कैनल से वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो अभी मैं इन चीजों को मैप के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, बस बने रहिए हमारे साथ इस YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे। तो अब ये है मैप। अब इस मैप की हम बात करते हैं। तो ये है इंडिया, आप सभी को पता है कि ये क्या है, इंडिया। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा है ईस्ट एशिया, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा है वेस्ट एशिया। तो इस मैप से हम देख रहे हैं कि जो इंडियन लैंडमास है ये एशियन, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके सेंट्रल में लोकेटेड है। एक तरफ क्या पड़ता है, ईस्ट एशिया पड़ता है, और एक तरफ क्या पड़ता है, वेस्ट एशिया पड़ता है। उसके बाद में आप इस मैप से ये भी देखेंगे
कि जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स मतलब ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं इनको कहते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। अब ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स क्या करता है कि आप इस मैप से देख रहे हैं कि ये जो कंट्रीज हैं यूरोप में, यूरोप इस साइड पड़ता है, ठीक, ये वेस्ट में पड़ता है, और जो कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया की ये सारी कंट्रीज जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स इस क्या नाम है, यूरोप को वेस्ट में और ईस्ट एशिया को ईस्ट में, इन सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। और ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये चीजें भी आपको क्लियर हो ही गई होंगी। अब इस फिगर में जो इंडिया का फिगर है इसमें एक बात फिर से देखिए, तो यहां पे हम पाएंगे कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला मतलब ये पार्ट। अब पेनिनसुला क्या होता है इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब आप इस फिगर में देखेंगे तो पाएंगे कि ये इंडिया का लैंडमास है, ये जो है ये इंडिया का लैंडमास है, और ये तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एक तरफ है अरेबियन सी, एक तरफ है इंडियन ओशन, और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंडमास जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। सो पेनिनसुला इज अ लैंडमास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स। तो इसको कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला, इट इज कॉल्ड एज डेक्कन पेनिनसुला। अब ये जो डेक्कन पेनिनसुला है आप इसको देखेंगे कि ये इंडियन ओशन की तरफ निकला हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी इंडिया को कुछ फायदा मिलता है। अब फायदा किस टाइप का मिलता है, इस डेक्कन पेनिनसुला की वजह से इंडिया ईस्ट एशिया के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ ये वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, इनके साथ भी ये अपने कॉन्टैक्ट को मेंटेन किया हुआ है। सो इंडिया इन कोस्टल एरियाज से, कोस्टल एरियाज मतलब वो पार्ट जो समुद्र के किनारे पड़ते हैं, इन कोस्टल एरियाज के थ्रू, इस डेक्कन पेनिनसुला के कोस्टल एरियाज के थ्रू ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश कर सका है। अगर ये डेक्कन पेनिनसुला ना होता तो शायद ही इंडिया जो है वो इन सारी कंट्रीज, इन सारे कॉन्टिनेंट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को शायद वो मेंटेन कर पाता। अब यहां पे एक चीज और देखो कि ये जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कहां पे पड़ती है, इंडिया में, और इसी लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन की वजह से इस ओशियन का नाम, ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको बताना है एक चीज मुझे, स्वेज कैनल। अब स्वेज कैनल क्या है, देखो इंडिया का जो यूरोप के साथ ट्रेड होता है वो इस मुंबई से स्टार्ट होता है और इस रेड सी के थ्रू यहां पे पड़ रहा है स्वेज कैनल। स्वेज कैनल के थ्रू इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनल के थ्रू इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से होते हुए वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है यूरोप। अब ये जो स्वेज कैनल थी ये खुली है 1869 में, और इस स्वेज कैनल के खुलने से इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप के साथ वो करीब 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब ये चीज इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, तो हम चलते हैं एक दूसरे मैप की तरफ और वहां पे आपको चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पे आते हैं, ये क्या है, ये इंडिया है, ये है रेड सी, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ये है रेड सी, यहां पे है स्वेज कैनल, यहां पे क्या है, यहां पे है स्वेज कैनल। अब इंडिया का जो ट्रेड होता है वो इस स्वेज कैनल के थ्रू यूरोप में पहुंच जाता है। ये कब पॉसिबल हुआ, ये 1869 में जब स्वेज कैनल ओपन हुई है तो उसके बाद ये पॉसिबल हुआ। अच्छा, इस स्वेज कैनल ओपन होने के पहले इंडिया का जो ट्रेड था वो यूरोप के साथ कैसे होता था वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इस कैनल के ओपन होने के पहले इंडिया का जो यूरोप के साथ ट्रेड था वो इस रूट के थ्रू होता था। तो इस रूट में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डिस्टेंस इंडिया को कवर करनी पड़ती थी, लेकिन जब स्वेज कैनल ओपन हो गई 1869 में तो इंडिया का जो ये राउंड लगाना पड़ता था अब ये राउंड नहीं लगाना पड़ता। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप के साथ वो करीब 7000 किलोमीटर
कम हो गई है। आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को पूछिएगा। ये चीजें मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अब इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ, ये कई सारी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इंडिया का जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ, ये काफी पुराना है लैंड रूट के थ्रू। जबकि जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है, मतलब जो समुद्री कॉन्टैक्ट्स है, जो समुद्र के थ्रू हम दूसरे कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ये नया है। लेकिन लैंड रूट के थ्रू हम वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत पहले से कनेक्टेड रही हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जब हमको समुद्र के रास्ते से किसी दूसरी कंट्री के साथ कांटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमको शिप बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अब एंशियंट टाइम में तो हमारे पास शिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोग क्या करते थे? लोग पैदल या फिर किसी एनिमल के साथ डिस्टेंस को ट्रैवल करते थे। अब लोग पैदल जाएंगे तो कैसे जाएंगे? लैंड रूट्स के वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लैंड रूट के साथ अपना अपना कांटेक्ट है वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ, ये काफी पुराना है। जबकि जो ओशियंस के थ्रू कांटेक्ट है, ये काफी नया है, क्योंकि जो शिप बनाने की टेक्नोलॉजी है, ये काफी लेट में हमारे पास आई है। अब सवाल उठता है कि लैंड रूट के थ्रू इंडिया कैसे बाकी वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट किया? हमको तो पता है कि नॉर्थ में तो हिमालय पड़ता है, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? So the various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while oceans restricted such interaction for a long time. अब ये जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स पड़ते हैं, इन माउंटेन्स में पड़ते हैं कई सारे पासेस। पासेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब आप माउंटेन को क्रॉस करते हैं तो आपको एक रूट मिल जाता है। तो इन पासेस के थ्रू जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे, वो एंशियंट टाइम से इंडिया में आते थे और इंडिया से भी ट्रैवलर्स जाते थे। जबकि जो ओशियंस थी, ये इस कॉन्टैक्ट को काफी लंबे टाइम तक रेस्ट्रिक्ट करके रखी, क्योंकि हमारे पास शिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इन रूट्स, ये जो पैसेज थे, ये जो रूट्स थे, इनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उनका महत्व क्या है? These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. ये जो रूट्स थे, इनकी वजह से हम लोग क्या करते थे कि हम आइडियाज और कमोडिटीज मतलब जैसे कोई वस्तु, इन वस्तुओं को वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स के साथ एंशियंट टाइम्स से एक्सचेंज करते चले आ रहे हैं। जैसे आइडियाज ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र and the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. जो हमारे यहाँ उपनिषद से लिखे गए, जो हमारे यहाँ रामायणा के आइडियाज थे, जो पंचतंत्र की स्टोरीज थी, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम्स की जो स्टोरीज थी, ये वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में कैसे पहुंचे? वो वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में इन्हीं रूट्स के थ्रू पहुंचे। तो अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो रूट्स थे, ये मदद करते थे आइडियाज और कमोडिटीज को एक्सचेंज करने में। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। स्पाइसेस मतलब मसाले। आपको पता है कि साउथ इंडिया में बहुत सारे मसाले होते हैं। मुस्लिन एक तरीके का कपड़ा होता था, और दूसरे मर्केंडाइज मतलब दूसरी ऐसी वस्तुएं जिसमें जो मर्चेंट्स थे वो व्यापार करते थे। सो इन्हीं पासेस के थ्रू इन स्पाइसेस, मुस्लिन्स और दूसरे मर्केंडाइज को इंडिया से दूसरी कंट्रीज में लेके जाया जाता था। अब इसके साथ ही इन रूट्स के थ्रू इंडिया में कुछ चीजें आती भी थी। जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में ग्रीक स्कल्पचर के बारे में पढ़ा होगा, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, डोम्स और मिनारेट्स की, जो अपनी कंट्री में वेस्ट एशिया से आई है, इसको भी आप अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देख सकते हैं। तो ये जो रूट थे, इनकी वजह से कई चीज़ों का एक्सचेंज हुआ। जैसे अपने यहाँ से मसाले गए, मुस्लिम गए, और जो दूसरे मर्केंडाइज थे वो दूसरी कंट्री में पहुंचे, और दूसरी कंट्री से जो ग्रीक स्कल्पचर के आइडियाज़ थे, जो
वेस्ट एशिया के डोम्स और मिनारेट्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी वो वेस्ट एशिया से हमारी कंट्री में पहुंची और इनको हम वर्ल्ड के इंडिया के कई पार्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है कि आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो पहली बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसके लास्ट पार्ट में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपको मैप वर्क भी हम प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।